Hello students and welcome to Gyan Adda Complete Knowledge Hub. This is Unit 2 and this is part 1 of Unit 2. And today we will discuss time of supply. इसका मीनिंग क्या है, इसका कंसेप्ट और किस तरीके से टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स वर्क करता है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या है, ये सारा कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले मैं काफ़ी चीज़ें यूनिट 1 में कवर कर चुकी हूँ, टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। साथ में ऊपर आई बटन जो ब्लिंक कर रहा है वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट जो भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 2। ये यूनिट 2 का सिलेबस है, इससे आपको ये पता पड़ जाएगा कि यूनिट 2 में कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। इसी तरीके से यूनिट 1 का जो फर्स्ट पार्ट था उस पर मैंने यूनिट 1 के और काफ़ी सारे यूनिट 2, 3, 4 सबके मैंने टॉपिक्स उसमें लिखे हुए थे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई, मीनिंग टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। टाइम का मतलब मैं क्या आपको बोलती हूँ हमेशा कि आप कोई भी टॉपिक को, सबसे इजी तरीका है समझने का कि उस टॉपिक को आप ब्रेक कर दीजिए। टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम का मतलब क्या हुआ, समय। समय का मतलब क्या हुआ, सप्लाई के सेंस में अगर आप समझिए, आप गुड्स के सेंस में समझिए तो समय का मतलब क्या हुआ कि जिस समय आप सामान खरीद रहे हैं या आप सामान बेच रहे हैं वही टाइम हुआ। सप्लाई का मतलब क्या, आप सप्लाई दो ही चीज़ करते हैं, या तो आप गुड्स सप्लाई करते हैं या तो आप सर्विस सप्लाई करते हैं। तो जिस समय आप गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहे हैं ये उसी टाइम ऑफ सप्लाई की बात कर रहा है। अब टाइम ऑफ सप्लाई CGST के अंदर में, मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के सेक्शन 12 एंड 13 में डिफाइंड है। ये देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये सेक्शन 12 एंड 13 के CGST के अंदर में टाइम ऑफ सप्लाई डिफाइन किया गया हुआ है। सेक्शन 12 में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स डिफाइन किया गया हुआ है, गुड्स के बारे में, और 13 के अंदर डिफाइन किया गया हुआ है सर्विसेज के बारे में। क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई मतलब जिस समय आप गुड्स का सप्लाई कर रहे हैं उसका जो सेक्शन है, उसकी जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, और जिस समय आप सर्विस को सप्लाई कर रहे हैं या सर्विस को ऑफ़र कर रहे हैं उस समय उसका जो तरीका है वो अलग है। अब आप एक चीज़ और समझिए कि देखिए हमेशा GST में कुछ न कुछ GST के जो टैक्सेस रेट होते हैं वो चेंज किए जाते हैं, मॉडिफाई किए जाते हैं। तो टाइम ऑफ सप्लाई जानना इसलिए ज़रूरी है कि जिस वक्त आप सामान ले रहे हैं तो उस वक्त किस रेट पे आप सामान ले रहे हैं और किस रेट पे आप टैक्स पे कर रहे हैं। देखो जो टैक्स लायबिलिटी होती है सारे गुड्स पे या सर्विसेज पे जो कि हम बाय करते हैं, परचेज़ करते हैं या जो भी हम सेल कर रहे हैं, तो उस डेट पे, पर्टिकुलर डेट पे क्या चल रहा था टैक्स रेट, तो उसके हिसाब से आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है देना। सपोज़ करो कि 1 साल पहले अगर आपने कोई सामान लिया हुआ है और उस पर उस समय उस पर्टिकुलर सामान पे जो टैक्स रेट था वो कम था, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि आज के डेट में भी अगर आप वो सामान ख़रीदने जाओगे तो सेम टैक्स आप पे करोगे। मे बी उस टैक्स में मॉडिफाई हो गया हो और आज की डेट में आपको उस पर ज़्यादा टैक्स पे करना पड़े। तो गवर्नमेंट क्या करती है, मॉडिफाई करती रहती है टैक्स रेट और टैक्स स्लैब को। तो उसके अकॉर्डिंग, मतलब GST के मैं टैक्स रेट को बात कर रही हूँ, तो उसके हिसाब से जो आपकी लायबिलिटी है वो डिसाइड होती रहती है कि आपको इस गुड पे, पर्टिकुलर गुड्स पे कितना टैक्स, कितनी लायबिलिटी आपकी बन रही है पे करना। तो टाइम ऑफ सप्लाई का इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है कि जब आपको बिल मिलता है, जब आपको इनवॉइस, रिसिप्ट मिलती है जो जनरेट होकर के आपको मिलता है, तो जिस डेट पे वो आपको इशू किया जाता है रिसिप्ट या इनवॉइस, वो डेट पे उस दिन में जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज कर रही है, टैक्स लायबिलिटी आपकी वही बनती है देना। तो इसीलिए टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब सप्लाई ऑफ क्या, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विस, इसीलिए ये टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है जानना। और इसीलिए इनवॉइस जो इशू किया जाता है जिस डेट को, उसी डेट को बोला जाता है कि टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब आज हमने पर्टिकुलर सामान इस डेट में इस बंदे को हमने बेचा है या सप्लाई मतलब दिया हुआ है, और उसका रिसिप्ट जो है वो हमने जनरेट करके इनको दे दिया। पेमेंट वो चाहे पहले करें, पेमेंट चाहे वो बाद में करें, लेकिन जिस डेट पे हमारा इनवॉइस जनरेट हुआ है उस डेट पे, उस दिन में जो भी टैक्स लायबिलिटी आपकी बन रही है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में वो आपको देना पड़ेगा, चाहे आप उसको 2 दिन बाद दो, चाहे 4 दिन बाद दो। हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे, बट ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन
12 और सेक्शन 13 में मेंशन है CGST एक्ट के अंदर में। सेक्शन 12 टाइम सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करता है, 13 बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बारे में। अब देखो यहाँ पे जो बुकिश लैंग्वेज में जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं वो यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि देखो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने टैक्स रेट में चेंज करती रहती है, एक्सचेंज रेट में चेंज करती रहती है, कुछ एग्जेम्पशंस देती रहती है, कुछ अबेटमेंट्स करती रहती है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो इसीलिए बहुत जानना ज़रूरी है कि किस डेट में आपने सामान ख़रीदा है, प्रिसाइज डेट क्या है, प्रिसाइज टाइम क्या है, और व्हेन द चार्जिंग इवेंट टेक्स इफेक्ट, जिस टाइम पे आप सामान खरीद रहे हो, जिस डेट पे आप सामान खरीद रहे हो, उस दिन आपकी कितनी टैक्स की लायबिलिटी बनती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसी चीज़ को जानने के लिए टाइम ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट है, इसीलिए इनवॉइस आपको दिया जाता है, इसीलिए आपको बिल दिया जाता है। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है हिंदी में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई हैं। तो अब मैं इसको लाइन बाय लाइन पढ़ के टाइम को वेस्ट नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि किस तरीके से टाइम ऑफ सप्लाई जो है वर्क करता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया इतना कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स किस तरीके से काम करता है और टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस किस तरीके से काम करता है। देखो, आप अगर मार्केट में जाते हो किसी शॉप पे सामान खरीदने के लिए, ठीक है, तो आप वहाँ से गुड्स खरीद के लेके आते हो। लेकिन सपोज़ करो अगर आप किसी पार्लर में जा रहे हो, किसी सैलून में जा रहे हो, किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, या आप कोई सर्विस परचेज़ कर रहे हो, लॉयर या डॉक्टर या कोई भी सर्विस परचेज़ कर रहे हो, तो उसका जो टैक्स लायबिलिटी है वो थोड़ा अलग है और गुड्स का जो टैक्स लायबिलिटी है वो थोड़ा अलग है। पहले हम समझेंगे कि किस तरीके से आप ये डिफ़ाइन करोगे, आपको ये पता पड़ेगा कि आपको किस डेट पे, या जो इनवाइस जो जनरेट हो रहा है वो किस डेट पे आपको टैक्स लायबिलिटी आपकी बनती है। ठीक है, तो ये उसका एग्जांपल है। सपोज़ करो कि कोई, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जिस दिन आपका इनवॉइस इशू हो रहा है, मतलब सामान अगर आपने आज ख़रीदा, आज जो भी डेट है, सपोज आज 10 तारीख है, तो 10 मार्च को आपने सामान ख़रीदा, 10 मार्च को आपका इनवाइस जनरेट हुआ। तो आज की डेट में जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जो टैक्स बन रहा है, आपकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी ही है टैक्स को पे करना। कल की डेट में अगर इसी प्रोडक्ट पे टैक्स बढ़ गया तो आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको उस पे नहीं जाना है कि कल की डेट में अगर टैक्स की लायबिलिटी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे टैक्स अगर बढ़ जा रहा है तो उससे आपको मतलब नहीं है, क्योंकि आपका जो इनवॉइस है वो जनरेट हुआ है आज की तारीख में, मतलब 10 मार्च को जनरेट हुआ है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आज तारीख 10 मार्च नहीं है, मैं एग्जांपल बता रही हूँ कि 10 मार्च को अगर सपोज़ करो आपने सामान परचेज़ किया तो उसका जो इनवॉइस बनेगा 10 मार्च को का बनेगा, तो आपकी लायबिलिटी भी आज की ही होगी। फिर सेकेंड है कि लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड, मतलब वो लास्ट डेट जिस पे इनवॉइस इशू किया जा रहा है। देखो, गुड्स के केस में अगर आप कोई सामान किसी को दे रहे हो तो 30 डेज़ का इसमें मान के चलते हैं, 30 दिन के अंदर आप इनवॉइस इशू कर सकते हो। तो अगर आपने आज की 1 तारीख को अगर आपने सामान ख़रीदा है और अगर आप इनवॉइस बनवा रहे हो 30 तारीख का, तो 30 तारीख को जो भी टैक्स की लायबिलिटी बनती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जो भी टैक्स इनकर हो रहा है वो आप 30 तारीख के हिसाब से दोगे। फिर उसके बाद क्योंकि आप पेमेंट तो करोगे 31 को या 30 को करोगे, या फिर आप 31 को करोगे या फिर आप 1 अप्रैल को करोगे, राइट? समझ रहे हो ना मेरी बात को? एग्जाम्पल से समझोगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो जो उस डेट में जो भी बन रहा है टैक्स की लायबिलिटी वो आपका बनता है, टैक्स उतना आपको पे करना होता है। अब देखो एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है कि सपोज़ करो कि मिस्टर एक्स है, इसने मिस्टर वाई को कुछ सामान बेचा 1 लाख में, 1 लाख में इसने सामान बेच दिया और इनवॉइस जो है वो इशू किया गया 15 जनवरी को, मतलब 15 जनवरी को इसने क्या किया, इनवॉइस को इशू कर दिया, मतलब बिल बना दिया। आपको बिल मिल गया 15 जनवरी का, 1 लाख का आपने सामान खरीदा अपने बगल वाली दुकान से। आप ऐसे समझो 1 लाख का सामान खरीदा आपने अपनी बगल वाली दुकान से और आपकी बगल वाली दुकान ने आपको बिल दे दिया 15 जनवरी का, ठीक है। और आपने पेमेंट कब किया उसको? आपने पेमेंट किया 15 दिन बाद, ठीक है। आपको उसने आज आप गए, आप सामान खरीदे और आपने बोला कि भाई मैं पेमेंट करूँगा बाद में, और आपने उसको बाद में पेमेंट किया 15 दिन बाद, मतलब कि 31 जनवरी को आपने पे किया। और जब आपने आज सामान ख़रीदा तो आपका सामान उसने 5 दिन बाद आपको डिलीवर कर दिया, मतलब 20 जनवरी को उसने डिलीवर कर दिया। 15 जनवरी मान लो क्या तारीख है, 15 जनवरी, आप 15 जनवरी को गए सामान खरीदे और आपको 5 दिन बाद आपके घर पे वो सामान पहुंचा दिया गया हुआ, और उसके बाद जो आपको बिल मिला वो आपको 15 जनवरी को ही मिल गया, लेकिन आपने उसको पेमेंट किया 31 जनवरी को, मतलब सामान आपके यहाँ 20 तारीख को पहुँच गया लेकिन आपने पेमेंट किया 31 तारीख को, 31 जनवरी को आपने पेमेंट किया।
तो इस केस में आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो क्या रहेगा गाइज? इस केस में आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई जिस दिन आपको बिल मिला, किस दिन बिल मिला? 15 तारीख को। जिस दिन आपका बिल इशू हुआ 15 तारीख को हुआ ना, तो आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई बनता है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ व्हाट, कि आप जिस दिन का टैक्स पे करने के लिए लायबल हो, जिस दिन का टैक्स पे करने का आपका लाइबिलिटी दायित्व बनता है, वो है 15 जनवरी का, 15 जनवरी का। तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो गया 15 जनवरी। देखो इधर देखो, स्क्रीन पर देखो, 15 जनवरी ये आपका हो गया टाइम ऑफ सप्लाई। आपको समझ में आ गया ये क्या हुआ? देखो गुड्स के केस में क्या होता है कि 30 दिन तक, मतलब अगर आपने समझो कि 1 जनवरी को सामान खरीदा है, तो जो आपका दुकानदार है वो 31 जनवरी तक का इन्वॉइस आपको दे सकता है। मतलब अगर वो चाहे तो इस तारीख को भी इन्वॉइस जनरेट कर सकता है, अगर वो चाहे तो 31 तक भी कर सकता है, लेकिन वो 30 दिन के अंदर अंदर उसको इन्वॉइस जनरेट करना पड़ेगा। ये गुड्स के केस में होता है। सर्विस के केस में ये जो महीना होता है ये डबल हो जाता है, मतलब ये 60 दिन का हो जाता है। इतना समझ में आया? मैं बहुत ही ईजी एग्जाम्पल्स आपको समझा रही हूँ, बहुत ईजी एग्जाम्पल्स। आई होप कि आपको समझ में आना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है कि व्हाट हैपेंस, देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, ये सारा जो मैंने आपको समझाया ये पूरा इंग्लिश में वही लिखा हुआ है, सारा कुछ भी अलग नहीं लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। अब देखो क्या है कि व्हाट विल हैपन इफ़ इन द सेम एग्जाम्पल, मतलब सेम एग्जाम्पल की बात मैं कर रही हूँ। अगर आपने 1 लाख का सामान खरीदा अपने बगल वाली शॉप से, लेकिन आपने 50,000 रुपये उसको एडवांस में दे दिया हुआ है कि भैया 50,000 रुपये मैं आपको अभी दे रहा हूँ, 50,000 रुपये मैं आपको बाद में दूंगा। जो ऐसा होता है ना, आप सामान खरीदते हो तो कई बार, तो वही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जा रहा है कि व्हाट विल हैपन इफ़ इन द सेम एग्जाम्पल एन एडवांस ऑफ 50,000 इज़ रिसीव्ड बाय मिस्टर एक्स ऑन 1 जनवरी। आपने 1 जनवरी को, 1 तारीख को एडवांस दे दिया, ठीक है, 50,000 रुपये एडवांस दे दिया कि भैया मुझे ये सामान चाहिए और मैं आपको 50,000 रुपये एडवांस दे दे रहा हूँ। द टाइम ऑफ सप्लाई, अब इस दिन टाइम ऑफ सप्लाई, इस ऐसी कंडीशन में, एडवांस की कंडीशन में टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द एडवांस ऑफ 50,000 विल बी 1 जनवरी since the date of receipt of advance is before the invoice is issued. फॉर द बैलेंस ऑफ 50,000 द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 50,000। अब इस केस में आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा वो 2 तरीके से हो जाएगा। पहला तो आपने जो है एडवांस उनको पे कर दिया 1 जनवरी को, समझ रहे हो ना, क्योंकि आपने 1 जनवरी को आपने उनको पे कर दिया, तो ये आपका हो गया फर्स्ट जनवरी वाला जो हो गया, ये आपका हो गया इनवॉइस वाला फर्स्ट पार्ट। और सेकंड वाला जो हो गया 15 जनवरी को कर दिया, तो 15 जनवरी को आपका दूसरा जो इनवॉइस हो जाएगा वो क्रिएट हो जाएगा। तो 50,000 चूँकि आप एडवांस में पे कर चुके हो, तो इसलिए 1 जनवरी को उस केस में क्या हो जाएगा कि रिसिप्ट, देखो यहाँ पे वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने भी आपको ये बताया कि जनवरी वाला 1 जनवरी को सिंस द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांसेस बिफोर द इनवॉइस डेज, तो 1 जनवरी को क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ एडवांस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एडवांस की बात हो जाएगी कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर एडवांस वर्ड, क्योंकि आपने 50,000 रुपीज़ एडवांस में पे किया हुआ है, 1 जनवरी को पे कर दिया हुआ है। फिर आपने 50,000 रुपये बाद में पे किया, लेकिन कब बाद में पे किया? आपने 15 तारीख को पे किया या 16 तारीख को पे किया, तो वो जो 50,000 आपने पे किया उसका जो आपको इनवॉइस मिला वो मिला 15 जनवरी का। तो ये तो आपको समझ में आ गया। सर्विस के केस में क्या होता है? सर्विस के केस में होता है कि वही सारी चीज़ें हैं कि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस ऑफ पेमेंट, जो भी इनमें से अर्लियर होगा, ठीक है। फिर डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज इफ़ इनवॉइस इज़ नॉट इशूड विद इन प्रिस्क्राइब, मतलब अगर प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ टाइम में अगर इनवॉइस नहीं इशू किया गया हुआ है, तो जो भी डेट ऑफ प्रोविज़न बनता है, जो भी सबसे पहले तारीख बनती है, जिस भी तारीख को पेमेंट लिया गया हुआ है या सामान दिया गया हुआ है, सप्लाई किया गया हुआ है या सामान दिया गया हुआ है, उस डेट को आपको टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस बनता है, ठीक है। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। सपोज़ करो कि मिस्टर ए है, कोई एक पर्सन है, उसने सर्विस जो है प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ 20,000 टू मिस्टर बी, मतलब आप कहीं गए, आपने सर्विस कहीं से कोई ली सर्विस और आपने आपका 20,000 का आपने कोई सर्विस लिया, मतलब आप किसी सलून में चले गए, आपने स्पा करा लिया, आपने कुछ करा लिया, ठीक है, मैनीक्योर पेडिक्योर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मेंस लोग भी बहुत ये सारी चीज़ें कराते हैं। तो मिस्टर ए आप गए सलून में, आपने 20,000 का वहाँ पे सर्विस लिया और आपको जो इनवॉइस मिला, 1 तारीख मैं बता रही हूँ बात, आप 1 तारीख को गए और आपने 20,000 की सर्विस ली 1 तारीख को, और आपको जो इनवॉइस इशू किया गया वो 20 जनवरी को किया गया, मतलब 20 दिन बाद का आपको जो है इनवॉइस जो है वो इशू किया गया। लेकिन आपने पेमेंट किया 1 फरवरी को, तकरीबन 1 महीने बाद। आप 1 तारीख को गए
आपने पेमेंट किया 1 महीने बाद, मतलब 1 फरवरी को किया। आपको जो इशू हुआ इनवॉइस हुआ 20 तारीख का, मतलब 20 जनवरी का हुआ। समझ में आ रही है बात ना? 1 तारीख को आप गए, आपने सर्विस लिया, तकरीबन 20 दिन बाद आपको इनवॉइस जो है उसका जनरेट हुआ, लेकिन पेमेंट आपने किया 1 फरवरी को। अब इस केस में क्या बन रहा है? इस केस में आपका सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई क्या बन रहा है? टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब, टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब ये कि जिस टाइम में, जिस डेट में आप एलिजिबल होते हो टैक्स लायबिलिटी को पे करने के लिए, जिस डेट में, जिस समय में आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी आती है, जिस डेट में आपको टैक्स को पे करना है, टैक्स की लायबिलिटी की बात करिए, वो कि वो समय, वो टाइम जब आपको टैक्स की लायबिलिटी को पे करना है, टैक्स पे करना है। टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब ये हो गया। तो ये तो आपको समझ में आया कि 1 तारीख को आपने लिया सर्विस, आपने 20 तारीख को आपको इनवॉइस इशू, आपने 1 फरवरी को पे किया। तो ऐसी सिचुएशन में टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनता है? ऐसी सिचुएशन में आपका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा क्या? 20 जनवरी। क्यों? क्योंकि आपका इनवॉइस कब इशू हुआ? 20 जनवरी को। आप पेमेंट कर रहे हो 10 दिन बाद, मतलब आपने सर्विस लिया 1 तारीख को, 20 तारीख को आपको इनवॉइस जनरेट हुआ, आप 20 तारीख के इनवॉइस जनरेट होने के 10 दिन बाद आप 1 फरवरी को पेमेंट कर रहे हो, तो आपका इस केस में जो टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा वो 20 जनवरी। क्यों? क्योंकि इनवॉइस गाइज आपका इशू हुआ था 20 जनवरी को। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस 20 जनवरी, डेट ऑफ पेमेंट 1 फरवरी। दिस मीन्स दैट टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज विल बी 20 जनवरी। मे बी आपका टैक्स जो हो वो 20 तारीख को उस पर्टिकुलर डेट पे अगर आप कोई सर्विस ले रहे हो तो 18% हो, और गवर्नमेंट उसको बढ़ा करके 28% कर दे 1 फरवरी को, लेकिन आप 28 नहीं दोगे, आप 18 दोगे, क्योंकि आपका जो इनवॉइस है वो 18 का जनरेट हुआ है गाइस। तो आपको ये फंडा एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं क्लियर होगा तो वीडियो को दोबारा देख लेना, बट इसको इसमें कन्फ्यूजन में मत रहना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया होगा तो गाइस लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, साथ में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।